हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। चलिए तो स्टार्ट करें। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेक्चर 1 में आपको इंट्रोड्यूस किया था मैंने टॉपिक से, काइनेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस फ्रेम का मैंने नॉलेज दिया था। रेस्ट एंड मोशन का थोड़ा सा आपको बताया था क्या होता है रेस्ट और क्या होता है मोशन, है ना। अभी जो स्टार्ट करेंगे इसमें बात करेंगे वो जो रेस्ट एंड मोशन के बारे में डेफिनेशन नहीं दिया था, मैंने लिखाया था आपको, वो लिखा देंगे। देन आपको हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, ठीक है। देन हम लोग आएंगे किस पे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक। तो पिछला क्लास में आपको रेस्ट फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं? वह जगह जहाँ से जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है किसी भी बॉडी को कि वो बॉडी रेस्ट में है ना मोशन में है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग मान सकते हैं एक तरीके से कि अगर जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ वॉच या फिर टाइम को मिला करके एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना जाता है, ठीक है। क्योंकि टाइम भी तो वेरी करता है ना, ठीक है, टाइम तो वेरी करेगा ना, वो भी तो एक वेरिएबल है ना। तो एक्स वाई जेड हम लोग कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। वहीं से कोई भी जगह पर कुछ बॉडी का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, तो आप अपने आप को जहां सपोज आप कहीं एक जगह खड़ा कर लिए, आपके आसपास मान लेते हैं लेफ्ट में एक्स एक्सिस, इधर सामने में वाई एक्सिस, ऊपर में जेड एक्सिस है, ठीक है। यहां से आप रीड करेंगे कि अब आपका जो कोई चीज वहां पर रखा हुआ है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको पता है एक्स वाई जेड एक्सिस में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो कुछ वैल्यू होते हैं एक्स वाई जेड के टर्म में। वहां से अगर आप टाइम के साथ वो पॉइंट वेरी करता है तो बोलते हैं मोशन में है बॉडी। अगर टाइम के साथ वो पॉइंट जहां पे रखा हुआ है चीज वो वेरी नहीं करता, उसको रेस्ट में बोलते हैं आप, ठीक है। इतना तो आप सीख गए ना, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो वहीं से हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं रेस्ट का। रेस्ट में कब कहलाएगा बॉडी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change its position from a from a reference point with time, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक बॉडी को रेस्ट में तब कहेंगे जब वो क्या करेगा, जो अपना पोजीशन क्या करेगा, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन चेंज नहीं करेगा फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट से टाइम के साथ, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आती है बारी मोशन की। तो इसमें क्या लिखेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी in motion if it does change, या फिर सिंपली लिखिए if it changes its position from a reference frame या फिर रेफरेंस पॉइंट with time, ठीक है। समझ में आया? एग्जाम्पल तो पिछले लेक्चर में समझाया था आपको, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे करके ओरिजिन पे एक है, उस चींटी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है। या फिर आपका कहीं सपोज एक मक्खी है, ठीक है, आपके रूम में कहीं बैठी हुई है और आप मान लेते हैं उस मक्खी का मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और आप कहाँ चले गए, एक किसी कॉर्नर के पास चले गए, ठीक है। कॉर्नर इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ हमेशा क्योंकि वहाँ से चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। आप अगर ओरिजिन पे रख लेंगे अपने आप को तो वहाँ से सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप और कहीं भी खड़ा होकर के ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। ओरिजिन पे रख लेंगे तो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाता है। कहीं और रखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड में, ठीक है। इसलिए मैं ओरिजिन पे ले जा रहा हूँ आपको। तो आप चले गए कॉर्नर पे, ठीक है, रूम के कॉर्नर चले गए, वहाँ से आप देख रहे हैं मक्खी को, ठीक है। तो टाइम के साथ अगर उसका कुछ कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो एक्स वाई जेड के वैल्यू में चेंज होंगे, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड वैल्यू चेंज हो रहा है तो मतलब कह सकते हैं वो मक्खी मोशन में है,
ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों हो सकता है। अगर मक्खी ऐसे हवा में ऐसे ऐसे भी उड़ रही है और ऊपर नीचे भी हो रही है तो उसका एक्स वाई भी वेरी करेगा और जेड भी वेरी करेगा। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट का कहानी आपको क्लियर है। और कोई भी बॉडी इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन पे नहीं होती है, नहीं कह सकते कि बॉडी एब्सोल्यूट एकदम ये रेस्ट में ही है हमेशा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम, वहीं से रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट का जन्म हुआ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन बात करते हैं। बेसिकली 3 टाइप हम लोग उसको डिवाइड किए 3 टाइप्स में। क्या क्या होता है? टाइप्स ऑफ मोशन। एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन, और थर्ड क्या होता है? 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इसको 1D 2D 3D के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं 1D, 1 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे? अगर आपका जो बॉडी, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बोलिए या फिर बॉडी बोलिए या फिर पार्टिकल बोलिए, सब सेम चीज़ है। अगर आपका पार्टिकल या फिर बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ठीक है, टाइम के साथ किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मूव करे या फिर सिर्फ वाई एक्सिस मूव करे या फिर सिर्फ जेड एक्सिस मूव करे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे नीचे में कहीं है या फिर मान लेते हैं यहाँ पे ये ओरिजिन है। अब एक बॉडी यहाँ से यहाँ ऐसे चल रही है, टाइम के साथ इसका पोजीशन ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, तब तो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है वो एक्स एक्सिस में आ रही है, लेकिन साथ साथ में आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है ना। या फिर मान लेते हैं ए वाई एक्सिस है, तो नीचे में अगर आती है तो भी उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। अच्छा, अगर ऐसे आएगी तो ऐसे आएगी तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा? क्योंकि हम लोग एक्स और वाई एक साथ ले रहे हैं। क्योंकि अगर बॉडी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे ऐसे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉलो होगा, तो यहाँ पे x1, y1 टाइम के साथ वेरी करेगा, लेकिन फिर भी देखेंगे आप आपका स्लोप कांस्टेंट है। तो इस टाइप का मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। भले ही यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे, पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसमें i कैप भी आ रहा है, j कैप भी आ रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है, लेकिन है एक्चुअली ये 1 डायमेंशनल मोशन। स्ट्रेट लाइन होगी तो 1 डायमेंशन, ठीक है। मतलब अगर एक मक्खी आपका मान लीजिए रूम के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अगर स्ट्रेट मूव करके जाती ना, वो भी 1 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, और 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करेंगे। हाँ, इसी प्लेन में अगर बॉडी ऐसे मूव करने लगती कुछ इस तरीके से कर्विलिनियर पाथ, ठीक है, तब ये 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप देखेंगे। और 3 डायमेंशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक तो ऐसे मूव करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर ऐसे नीचे जाएगी, फिर ऐसे मूव करेगी, फिर बाहर आएगी। ठीक है, तो एक प्लेन में भी मूव करेगी ऐसे ऐसे, अब प्लेन से बाहर भी आएगी। प्लेन से बाहर आने का मतलब जेड एक्सिस है ना, ये एक्स हुआ ये वाई हुआ, तो इसके प्लेन के बाहर जेड एक्सिस हो गया। समझ में आया? तो ये होता है 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मोशन में क्या लिखेंगे हम लोग? 1 डायमेंशन किसको बोलेंगे? व्हेन अ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट 1D पे क्या लिखेंगे? व्हेन अ बॉडी, या फिर लिखिए अ बॉडी सेड टू बी 1 डायमेंशन, अ बॉडी इज said to have 1 dimensional motion if it moves along a straight line। ठीक है,
अगर वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? अ कार मूविंग along a straight road। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? a ball falling on an inclined plane। ठीक है, ऐसा कोई inclined plane है, अब इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पे एक बॉल रखेंगे, जब छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये ऐसे मूव करेगा, तो ये भी स्ट्रेट लाइन हुआ ना, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, आप कहने के लिए कह सकते हैं कि इसका अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे हमेशा इसका पोजिशन चेंज हो रहा है, एक्स वाई दोनों चेंज हो रहा है, लेकिन ये फिर भी वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। बहुत सारे किताबों में दे देता है कि हाँ, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों वेरी करने लगे तो टू डायमेंशन, सिर्फ एक्स एक्सिस या फिर सिर्फ वाई एक्सिस या फिर सिर्फ जेड एक्सिस वेरी करे तो वन डायमेंशन, और तीनों चेंज हो जाए, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो जाए तो थ्री डायमेंशन बोलते हैं, लेकिन शायद वो गलत है। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो वन डायमेंशन। ठीक है, वो प्लेन में अगर स्ट्रेट लाइन हो तो वन डायमेंशन। हाँ, अलग बात है कि अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे जा रही है बॉडी, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे जा रही है, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई जेड जीरो है वहाँ पे, वो भी वन डायमेंशन होगा। ठीक है, सिर्फ वाई पे जा रही है, मतलब वहाँ एक्स और जेड जीरो हो जाए तो भी वन डायमेंशन हो गया, सिर्फ जेड पे जाए वो भी वन डायमेंशन, लेकिन साथ में अगर प्लेन हो और बॉडी स्ट्रेट मोशन कर रही है वो भी वन डायमेंशन में आएगी। ठीक है, वो टू डायमेंशन नहीं हो जाएगी। ठीक है, टू डायमेंशन कब कहेंगे? जब वो अपना जो पाथ है उसका वो कर्वलिनियर हो। इसको एक टाइप से वन डायमेंशन को हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। सेकेंडली आते हैं, बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। इसमें क्या होगा? अ बॉडी इज, डेफिनेशन लिख देते हैं, सेड टू हैव टू डायमेंशनल मोशन इफ इट moves along a curvilinear path। कर्विलिनियर पाथ, स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे कर्विलिनियर का, शायद सही है, आई आएगा ना, ये आएगा, पता नहीं, देख लीजिएगा थोड़ा सा। अ बॉडी इज सेड टू हैव टू डायमेंशनल मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ कर्विलिनियर पाथ। ठीक है, अगर कर्व होगा, मतलब एक्स, एक मिनट, एक चीज और लिखना होगा, इफ इट मूव्स अलोंग अ कर्विलिनियर पाथ इन अ प्लेन। कोई एक प्लेन फिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो ऐसे प्लेन में मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन हो गया बोर्ड, एक्स है वाई है, और इसमें ऐसे बॉडी मूव कर रही है और इधर बाहर भी आ गया, ऐसे ऐसे मूव करने लगी, तो वो फिर थ्री डायमेंशन हो जाएगा। प्लेन से बाहर रहना चाहिए, उस प्लेन में होना चाहिए पार्टिकुलर। ठीक है, कर्विलिनियर मोशन हो इस तरीके से, बट इसी प्लेन में हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आकार, कार छोड़िए, कार नहीं, क्या एग्जाम्पल देते हैं? एग्जाम्पल में याद तो नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल में क्या दे दिया जाए आपको? कर्विलिनियर में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मतलब कि हाँ, वो जो दौड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? रनर। चलिए, हमको एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, देखेंगे इसको। ठीक है, बस इतना समझाना
इसको मैं बता दूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा, बट इतना समझिए, खुद समझिए आप। नहीं, जो ऐसे ऐसे मूव करे, क्या हो सकता है? सांप, सांप मूव करता है, सांप उड़ता नहीं है, ठीक है, सॉरी मजाक था, ठीक है सांप लेकिन हो सकता है, ठीक है, लेकिन लिखेंगे नहीं एग्जाम में सांप को, यार मास्टर डर जाएगा, ठीक है, मार्क काट देगा आपका, ठीक है। आप खुद थोड़ा सोचेंगे इस पर, मेरे को भी थोड़ा अभी याद करने में ये हो रहा है, ठीक है, याद तो है लेकिन उसको अब लिखने के लिए थोड़ा कैसे हो रहा है, कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि एक प्लेन होगा, ठीक है, प्लेन समझते हैं ना, प्लेन अब इतना दिन हो गया प्लेन नहीं जानते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है, यही प्लेन होता है ना। उस प्लेन में अगर कुछ मोशन इस तरीके से हो, है ना, कर्व हो ऐसे जिग जैग टाइप में, तो वो मोशन कैसा होगा? कर्वीलिनियर होगा, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन आएगा। क्या सही बोल रहे हैं ना गलत बोल रहे हैं? नहीं जी, सही बोल रहे हैं ना आप, गलत कैसे बोल सकते हैं? गलत क्यों पढ़ाएंगे आपको? चलिए आगे बढ़ें। एग्जाम्पल चिंता नहीं करें, नोट्स में मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच के लिखना पड़ेगा, बस आपको बस समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आता है तो सब कुछ सही है, नहीं समझ में आता है तो कुछ भी कर लें, फिर मतलब नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन, बातों बातों में ये भी समझ गए आप। 3 डायमेंशनल मोशन बातों बातों में आपको समझ में आ गया है कि 3 डायमेंशन कब होगा? जब एक बॉडी क्या करे, कर्वीलिनियर तो हो मोशन उसका, है ना, कर्व पाथ हो, और साथ में, हाँ देखिए बातों बात में 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल याद आ गया। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर। अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो ऐसा जाएगा, है ना, ऐसा जाएगा। तो अगर आप एक प्लेन बना लें उसको, है ना, मान लें कि आपका ये एक्स वाई प्लेन है और मैं बॉल को ऐसे फेंका हूँ यहाँ से, फिर एक बॉल है, मैं ये बॉल ही मान लेते हैं, और इसको फेंका गया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक जो मोशन हुआ वो इस एक्स वाई प्लेन में हुआ ना, ठीक है, समझ में आया? तो वो होगा आपका 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, समझ गए? चलिए, सोच रहे हैं सर आप मार्कर का सब फेंक दे रहे हैं पढ़ाने समय, पागल वगल हो गए हैं क्या? लगता है आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? आगरा। हाँ, आगरा तो मैं जाऊँगा घूमने किसी और के साथ, आप भी जाइए। नहीं, आप पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। 3 डायमेंशन क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन, वो फुटबॉल खेले ना, फुटबॉल अगर कोई मारता है आपका प्लेयर, ठीक है, तो एक तो वो ऐसे पास मूव करता ही है, साथ में क्या होता है, ऐसे मूव करता है कभी कभी एयर में, ठीक है, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन हो सकता है, क्योंकि उसका हाइट भी चेंज होता है, टाइम के साथ हाइट भी चेंज हो रहा है, और साथ में आपका मूव भी कर रहा है वो कर्व पाथ में, ऐसे से नहीं जाता, बट एक कर्व ऐसे होता है ना, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, कार मूविंग along a क्या बोला जाए उसको, हिली एरिया, ठीक है, हिली एरिया में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कर्व भी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उस समय आपका क्या होगा, जेड एक्सिस भी वेरी करेगा, अगर इसको जेड मान रहे हैं, अगर कार रास्ते में ऐसे टर्निंग में होगा तो एक्स वाई भी तो चेंज हो ही रहा है साथ में, और जेड भी चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है गाड़ी, ठीक है ना, गाड़ी रास्ते पे ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब रास्ता ऊपर नीचे हो रहा है, तो रास्ता ऊपर नीचे हो रहा है तो कार भी तो ऊपर नीचे जाएगी ना, ठीक है। तो ऐसे से जाएगी पहाड़ी इलाके में, और ऊपर नीचे भी रास्ते की वजह से, तो एक्स वाई भी हो रहा है और जेड भी वेरी कर रहा है, क्या जी, समझे नहीं? तो 3 डायमेंशनल मोशन किसको बोलेंगे? अ बॉडी इज सेड टू हैव 3 डायमेंशनल मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, या फिर इफ इट इज मूविंग इन अ कर्वीलिनियर पाथ एंड ऑल्सो, थोड़ा सा डेफिनेशन बनाना पड़ेगा, डेफिनेशन याद नहीं है, बट मैं समझने के लिए समझ में आ गया ना। और प्लेन के बाहर भी उसको अब इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, चलिए वो थोड़ा सा मैं भेजूंगा, नोट्स है ना, नोट्स लिखने पड़ेगा, और उतना मुझे भी डेफिनेशन याद नहीं, बट समझा सकता हूँ कि हाँ आपका कर्व पाथ होगा और जेड एक्सिस भी वेरी करेगा, क्या ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, तेज हैं आप लोग, समझ जाते हैं, यही तो चाहिए ही हमको, आप लोग बस समझ जाएं, बाकी को समझने में क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं समझा रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे मन ही मन कोस रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं?
आपको डेफिनेशन याद नहीं है, डेफिनेशन याद नहीं रखे सर आप। अरे डेफिनेशन से क्या लेना देना, आपको फिजिक्स समझ में आना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन कोई बात नहीं, डेफिनेशन आदमी लिखवा देगा, उसमें क्या नोट्स में लिख देंगे, क्या जी। चलिए आगे बढ़ें। 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल वहीं लिख लेंगे, कार मूविंग इन हिली एरिया, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, सोचेंगे खुद सोचिए आप, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपना टॉपिक पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वाला कहानी याद है ना, पोजीशन वेक्टर वाला कहानी, अगर वो याद नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर वाला कहानी क्या बताया गया था आपको, मान लीजिए एक बॉडी ऐसे मूव किया है, रास्ता उसका पाथ ऐसे रास्ते फॉलो किया पाथ, ठीक है। पाथ बोलिए चाहे उसका क्या बोलते हैं पोजीशन बोल लीजिए, ठीक है, या फिर आप उसको और जो नाम से बुलाना बुला लीजिए, एक पाथ है उसका, ठीक है। उसमें कहीं भी इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू मान लेते हैं कितना है, x1, y1। तो इस बॉडी का पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ओ ओरिजिन है, यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए, ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। चलिए P1 ले लेते हैं, 1 1 यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये क्या हो गया, R1 वेक्टर। तो OP1 वेक्टर हमारा क्या किसके बराबर है, R1 वेक्टर के। और वो अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये x एक्सिस सर बोल लेते हैं, y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा x1 i कैप, और इधर कितना हो जाएगा प्लस y1 j कैप। इस तरीके से आप पोजीशन लिखते थे, याद है। अच्छा, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में भी लिखा जा सकता है। ये अगर थीटा है और ए इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, R1 होगा, और क्या, तो ये R1 हो गया। तो इसको अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हुए अगर तोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, याद कीजिए रिजोल्यूशन में वेक्टर, एक वेक्टर है, इसको तोड़ना है इस एक्सिस के लॉन्ग एंड इस एक्सिस के लॉन्ग। तो कैसे टूटेगा, हम अगर लिखूं, ठीक है, मैं अगर लिख दूं आप लोग के लिए, Rx कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग x एक्सिस कितना आएगा, ये आएगा R1 cos थीटा, जिस एक्सिस से एंगल बना होता है उससे वहाँ थीटा आता है, cos थीटा आता है सॉरी। और इधर कितना हो जाएगा, R1 sin थीटा। तो इसको अगर लिखा जाए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रूप में वेक्टर को, तो कितना लिखाएगा, ये जो वैल्यू है Rx वो कितना है, ये Rx i कैप प्लस Ry j कैप लिखाएगा। और Rx कितना है हमारे पास, R1 cos थीटा i कैप प्लस R1 sin थीटा j कैप। ये जो हो गया OP1 वेक्टर चाहे R1 वेक्टर, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो गया, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको मतलब याद नहीं है तो इसको देख के याद कीजिए, ठीक है। अगर दूसरा पोजीशन होगा कहीं और ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा गया है, ये पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा गया है। पोलर कोऑर्डिनेट याद है ना, r थीटा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x y z होता है, ठीक है। तो पोजीशन बताने का तरीका ये है, समझ नहीं आया, समझ गया ना, ठीक है। आगे बढ़ाएं, चलिए फिर अब इसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए 9th में आप पढ़े होंगे कि डिस्टेंस उसको बोलते हैं जो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी को डिस्टेंस बोलते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, कहीं इनिशियल पॉइंट I से लेकर के कहीं फाइनल पॉइंट F तक उसको जाना है, तो हो सकता है वो इस रास्ते से भी जा सकता है, ठीक है। उसको ये रास्ता पसंद नहीं आया था, कहीं एक और रास्ता इस रास्ते से जा सकता है। उसको ये भी पसंद नहीं आया था, कहीं घूमते फिरते इस रास्ते से भी जा सकता है, ठीक है। तो 1 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, ठीक है। पहुंचना यहीं पे, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आपको स्कूल ही जाना है ना, तो आपका मान लीजिए आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे शॉर्टकट मार सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम आपके पास है, पूरा लॉन्ग कट मारते हुए सुबह 5 मिनट के जाएंगे, क्या जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज होता है, मतलब कि कुछ इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। डिस्टेंस उसको बोलते हैं जो एक्चुअली पाथ कवर किया होता है बॉडी। अगर आप यहाँ 1 से जाएंगे
तो आप इसको जो पाथ कवर करेंगे इसको आप डिस्टेंस कहेंगे, आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। अगर आप इस पाथ से जाएंगे, इसको भी अगर आप बात करें तो इसको भी आप डिस्टेंस बोलेंगे, आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे। इस पाथ से आप जाएंगे तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलग बात है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस बार सेम है, ठीक है। इस बार इसमें देखेंगे इसमें डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, और जो हमेशा ट्रू होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है। इस केस में भी, इस केस में भी। यहां पे डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये जो पाथ 2 है यही डिस्प्लेसमेंट का पाथ है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आई एंड एफ से इनिशियल फाइनल पॉइंट में, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अदर देन इसको छोड़ करके और कोई पाथ अगर फॉलो करेंगे तो वो डिस्टेंस कवर करेंगे आप, ठीक है। और लेकिन देखेंगे ये भी एक डिस्टेंस ही है, तो ये डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। ये पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये पाथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, लेकिन ये पाथ डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा हम लोग बहुत बड़ा बात नहीं बोल दिया, अरे एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी, तो पाथ ये भी तो कवर किया है। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी अगर बात करेंगे, टू पॉइंट्स, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस 2 पॉइंट के बीच में एक तो यही है ना, स्ट्रेट लाइन जो हम पास किया है, ये क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है या फिर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, नहीं ना। तो इसलिए ये डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, और यहाँ पे दोनों का कहानी बराबर हो जाता है। तभी एक हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी बनता है, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, नहीं तो बराबर हो सकता है। बड़ा कहाँ पे, ये और भी कहीं पाथ ड्रॉ कर दीजिए, सब बड़ा होगा। बराबर कहाँ होगा, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ जब फॉलो करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो उसका डेफिनेशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और वो भी उस समय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है, बराबर हो जाता है, ठीक। समझ में आया? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा आइडिया हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा, ये तो हो गया मतलब कि बेसिक टाइप में, इसको तो वेक्टर के रूप में भी देख लेते हैं, क्योंकि वेक्टर पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपको बोर्ड पे, तो नहीं एग्जाम एंट्रेंस में आते हैं। वेक्टर के रूप में देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये वाई है, कोई बॉडी कुछ इस तरीके से मूव की है, ठीक है, इसका पाथ है, ये जो है पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, ठीक है। मैंने ये प्लेन था एक्स वाई प्लेन, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये रूम हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मैं एक्स वाई प्लेन में खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और या फिर कुछ भी मार्कर को आप मूव कराइए इस प्लेन में, ठीक है, समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से प्लेन है, वहाँ पे एक चींटी चाहे कुछ भी एक है, चीटा चींटी जो भी है, हाथी है, ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से। तो क्या हो रहा है, यहाँ से मान लेते हैं वो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, कुछ यहाँ पहुँच गया, यहाँ मिटाइए इसको, यहाँ पहुँच गया, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। और आपको पता है ये फाइनल पॉइंट, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल लीजिए, या फिर इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तब ये जो हाथी चल के गया है चाहे चींटी चल के गई है, आप ये नहीं देखेंगे कि किस रास्ते से गई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देखेंगे, आप ध्यान देंगे इनिशियल पॉइंट, आप ध्यान देंगे फाइनल पॉइंट पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के समय आप ध्यान देंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप जोड़ देंगे तो आप कह सकते हैं कि जो चींटी है चाहे जो भी है, वो ये आई एफ वेक्टर के बराबर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आई एफ वेक्टर। और उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, डायरेक्शन हमेशा पॉइंट करेगा फाइनल पॉइंट की ओर,
ठीक है। अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर का दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो इसको काम करते हैं, आई एफ वेक्टर को मैं बोल देता हूँ, सपोज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस वेक्टर लिखते हैं, तो मैं बोल देता हूँ एस वेक्टर आई एफ वेक्टर इक्वल टू कितना होता है एस वेक्टर। और एस वेक्टर के पास दो चीज़ होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन कहाँ पॉइंट करेगा, ये जो यूनिट वेक्टर है वो कहाँ से होगा, पॉइंटिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ये इधर होगा पॉइंट किया हुआ, ठीक है, जहाँ बॉडी गई होती है उधर पॉइंट, नहीं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर पॉइंट करेगा उसका डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा अगर अच्छा जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैं वो बता रहा था ना, तो वैसे नॉर्मली बताता तो आप समझ भी जाते, मुझे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन हम चाह रहे थे थोड़ा गहराई में जाने के लिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ क्या। तो वेक्टर लेके आना चाहते हैं, क्योंकि 9th क्लास में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो उतना तो आप 9th क्लास में जानते थे, तो वेक्टर में जानेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप स्केलर वेक्टर से आपको आपका रिश्ता जुड़ गया है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अब इसमें एस वेक्टर, एस कैप जो है वो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, और एस वेक्टर अब समझ में आ गया एस वेक्टर क्या डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसका इनिशियली जहाँ पे वो जो बॉडी होगा या फिर चींटी चाहे वो चींटा चाहे हाथी जो भी होगा, उसका कुछ पोजीशन यहाँ पे होगा कि नहीं, एक्स वाई प्लेन में है तो इसका पोजीशन वेक्टर भी तो कुछ होगा, ये ओरिजिन है। मान लेते हैं R1 वेक्टर है, ठीक है, R1 पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है। फाइनली जब वहाँ पहुँचेगा उसका भी तो कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा R2 वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसे भी ये चीज़ आपको मैंने बता रखा है वेक्टर चैप्टर में, R1S और R2 वेक्टर पर ध्यान देंगे तो एक ट्रायंगल बनते दिखाई दे रहा है, और ट्रायंगल्स लॉ से आप कुछ कर सकते हैं, आपको ट्रायंगल्स लॉ के साथ खेलने आ गया है ना, ठीक है, वेक्टर एडिशन करने आता है ना। याद कीजिए, ये देखिए, ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये दोनों सेम ऑर्डर में दिख रहा है, ये अपोजिट ऑर्डर में दिख रहा है। तो ट्रायंगल्स लॉ में आप याद कीजिए, एक सेम ऑर्डर वेक्टर ए वेक्टर बी, अपोजिट ऑर्डर क्या देता था रिजल्टेंट। तो आप यहाँ लिखते थे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते थे ना। सिमिलरली यहाँ पे लगा लीजिए आर वेक्टर ऐसे, एस वेक्टर ऐसे, तो आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर कहाँ लिखते हाँ, आर वेक्टर सॉरी R1 वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल हो जाएगा किसके, R2 वेक्टर के। यहाँ से आपको क्या मिला, एस वेक्टर कितना मिल जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं ना बस। अब यही हमारा जो एस वेक्टर ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे थी, फाइनली यहाँ पहुँच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, एस वेक्टर का, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, आप निकालेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, आपका एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ध्यान देंगे इस चीज, हम यहाँ पे आई पोजीशन वेक्टर में x1, y1, z1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x2, y2, z2 लिख सकते हैं, ठीक है। वो जो चींटी या फिर मक्खी मान लीजिए आई से यहाँ उड़ी थी, ऐसे आई, थोड़ा सा यहाँ चल के आई, फिर उड़ गई, फिर उड़ के वो यहाँ पे आई, फिर यहाँ चलते यहाँ से आ गई, तो यहाँ उड़ी भी ना, तो जेड में भी तो कुछ वेरिएशन हुआ होगा, ठीक है। या फिर मान लेते हैं फिलहाल जब यहाँ पे थी तो ये कुछ इस जगह पे थी, यहाँ पे थी, और आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट किया कहाँ पे, नीचे में x, उधर y और z, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर x में भी वेरिएशन हुआ है, ये z में भी वेरिएशन हुआ है कुछ हाइट पे है, और आपका y में भी वेरिएशन हुआ है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट तो x y z तीनों बनेगा ना। अब यहाँ से कोई बॉडी ऐसे जा रही है, यहाँ पे चाहे ऐसे मूव कर रही है, तो आपका यहाँ पे और यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट जब बनाएंगे वहाँ से ओरिजिन लेते हुए, तो आपका दोनों का कोऑर्डिनेट बनेगा ना, x1, y1, z1, x2, y2, z2। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो होता है r, अगर यहाँ पे R1 वेक्टर है तो R1 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते थे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, R1 वेक्टर कैसे लिखाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सही लिखे है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इस अगर इस चीज़ को लगा लेंगे यहाँ पे, तो आपका एस वेक्टर फॉर्मूला कितना बन जाएगा,
आपको पता है एस वेक्टर कितना R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर है। यहाँ से R2 कितना दिया है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इस दोनों को माइनस करेंगे, i के साथ i जाएगा तो कितना x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। ठीक है, ये तीनों वेक्टर हो गए। अब ए एस वेक्टर हो गया आपका। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ तो कितना लिखाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। खत्म कहानी। आपका यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चल गया कि कितना डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्लियर है। ठीक है, और डिस्टेंस और करेंगे तो आपका ये पाथ को निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर ने। अगर आपको यहाँ से यहाँ बॉडी गया है तो वो कैसे गया उसका जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। अगर ये क्या यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आया है ना, कुछ ऐसे होते हुए यहाँ से आया है, तो कौन से पाथ से गया वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो आपको मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट का कहानी क्लियर हुआ कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे निकालते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ये है उसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये एक्चुअली थोड़ा सा मैं वेक्टर में चैप्टर में बताया था ये चीज़। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज दिया था आपको, तो शायद हमको लगता है आप समझ में भी आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ होगा आपको। ठीक है, चलिए, तो अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम लोग का हो जाता है एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस डेफिनेशन क्या बनेगा, इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, समझ में आया। एक्चुअल पाथ जो भी होगा वो आप निकाल लेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हो सकता है। सिर्फ एक्स एक्सिस में गया बॉडी तो वहाँ पे वाई और जेड वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो सिर्फ x2 माइनस x1 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस में गया है या फिर सिर्फ वाई एक्सिस में गया है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया, ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी था, चाहे इनिशियल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, 0, यहाँ x2, 0, तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r1 और ये सेकंड वाला पोजीशन वेक्टर r2 हो जाएगा। एस वेक्टर कितना निकलेगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और पोजीशन कहाँ पे पॉइंट करेगा, इनिशियल से फाइनल की ओर, ये होगा इस पोजीशन वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एस वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, सॉरी। तो ये r2 माइनस r1 करेंगे कितना आएगा, इसका r2 कितना लिखाएगा, r1 कितना लिखाएगा, x1 i कैप प्लस 0 j कैप, तो 0 j कैप 0 k कैप का कोई मतलब नहीं है। सिमिलर r2 कितना लिखाएगा, x2 i कैप प्लस 0 j कैप, 0 k कैप का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये r2 कितना हो जाएगा, x2 i कैप माइनस x1 i कैप। तो यहाँ से आप देखेंगे x2 माइनस x1 कॉमन चला गया। ठीक है, तो एस वेक्टर आपका इतना मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, इससे कट गया तो एस वेक्टर कितना मिला, सिंपली x2 माइनस x1। ठीक है, सिमिलरली एस वेक्टर का मॉड वाई एक्सिस के लिए निकाला जाए, ये एक्स एक्सिस के चल रहा, सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस कितना y2 माइनस y1 हो जाएगा, जेड एक्सिस कितना आ जाएगा, z2 माइनस z1। सिर्फ वन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो सिर्फ उसका फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू कर लेंगे। अगर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा तो आपको कैसा दिखेगा, तब ये आपका गैप हो जाएगा, सिर्फ ये दिखेगा आपको, सिर्फ इतना दिखेगा। ठीक है, इतना तो आता होगा ना। तो ये कहानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है, जिस रास्ते से गया उसको निकालना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के लिए आपको ऐसे करके समझना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो ठीक है, अगर आपको ऐसे भी दिया रहेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पर थोड़ा 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।